हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। खैर उसके पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं। जैसे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर मेरा जो है ना 3 बजे से टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो केमिस्ट्री का क्लास है या कुछ अन्य प्रॉब्लम्स है। तो देखें, एक बात बतला दें आपको, जब हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको देंगे तो उसमें तो टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं। इसलिए रिकॉर्ड स्टार्ट में जो है ना, जो कुछ कंसेप्चुअल लेक्चर्स देना है उसमें मैं बहुत ही वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ उस तरह से कुछ जो है वीडियो रिकॉर्डेड ही जाएगा। लेकिन जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात होगी, वहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेज कर लेंगे। हाँ, अब कहिएगा लाइव क्लासेज सर जब भी कीजिएगा तो कुछ प्रॉब्लम तो होगा ना। हाँ, ये तो है बात, ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हम लोग तब तक टाइमिंग को भी एडजस्ट कर लेंगे। हो सकता है लाइव क्लास हम लोग संडे को ले लें, या अगर एक से ज़्यादा भी लाइव क्लास लेना पड़े, जैसे मान लीजिए कि प्रॉब्लम डिस्कशन लगातार करना है, आप लोगों से मुझे कन्वर्सेट करना भी बहुत अच्छा लगता है कि हम जान तो पाए कि आपको क्या क्या दिखते हैं। तो इसलिए लाइव क्लासेज एक से ज़्यादा भी करना होगा तो तब तक हम लोग थोड़ा बहुत टाइम को ऐसा एडजस्ट कर लेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, और वो टॉपिक का नाम है कैपेसिटर, है ना। देखो, कैपेसिटर जो वर्ड है ना वो कैपेसिटी से आया है, मतलब क्षमता। कोई भी डिवाइस, पहले तो आप समझें कैपेसिटर आखिर है क्या। माइंड में आता है ना कैपेसिटर क्या है भाई, तो बोलेंगे ये जो है ना एक अपरेटस है, एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल वे में अगर एग्जाम में आ गया ना व्हाट इज कैपेसिटर, मान लो एक लाइन के, तो बोलेंगे क्या कि इट इज एन अपरेटस और इट इज एन डिवाइस, it is a device which is used to store electric field energy और electric charge। चलिए थोड़ा लिख ही दे रहे हैं, बोलेंगे क्या, it is a device which is used to store electric field energy और इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक ना। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर कर सकता है। आखिर इसका यूज क्या है? तो देखिए, आपके घर में आप देखते होंगे इलेक्ट्रिशियन आया, भाई आपका फैन जो है ना वो स्लो हो गया है, धीरे धीरे चलने लगा है, वो बोलता है ना सर कंडेंसर बदलना पड़ेगा। तो ये भी जाने, ये कैपेसिटर है ना, इसी का ओल्ड नेम जो है वो कंडेंसर है, वो कुछ अलग नहीं। कैपेसिटर को ही हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, है ना। फैन में देखेंगे ना ऊपर वाला पार्ट में एक सिलिंड्रिकल टाइप का शेप का रहता है वाइट कलर का, जिसको जनरली वो बाहर निकाल के दूसरा जो है कैपेसिटर को कनेक्ट कर देता है और फैन का स्पीड बढ़ जाता है। तो कैपेसिटर का इसमें रोल क्या होता है, तो एक बात जानेंगे कि कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ये स्टार्ट करने के लिए हाई इलेक्ट्रिक करंट का ज़रूरत पड़ता है, और कैपेसिटर के हेल्प से वो करंट सप्लाई किया जाता है। तो आप कहिएगा ये क्या है, करंट तो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आता ही है। तो बोलेंगे कि नहीं, वो जो करंट रहता है ना वो बहुत कम अमाउंट का रहता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जैसे मोटर वगैरह है, एसी वगैरह है, फैन में भी, इस सब में अप्रॉक्सीमेटली 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक करंट का ज़रूरत पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर जब यूज करते हैं तो चूँकि कैपेसिटर ऐसा एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करने के बाद उसको सडनली जो है
सप्लाई कर देता है, ठीक ना, एनर्जी को स्टोर कर लेता है और उसको जो है सडनली मतलब सप्लाई एट वंस, इस तरह से मोटर को स्टार्ट करने में वो हेल्प कर देता है। तो हम लोग ये बोलेंगे क्या, अगर सिंपल वे में आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या है, तो बोलेंगे कैपेसिटर तो भाई एक डिवाइस है जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब कैसे स्टोर करते हैं, कितना स्टोर हुआ, कैपेसिटर का डिजाइन क्या है, वो सब तो हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आता होगा कि अच्छा, चैप्टर का जो नाम है वो तो कैपेसिटेंस है और आप कुछ बोलने लगे कैपेसिटर, है ना। जानेंगे, हम लोग कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर 2 है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल वाला पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब कैपेसिटेंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। और आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई आप तो कैपेसिटर पढ़ाने लगे, हमको पढ़ना कैपेसिटेंस था। चलो उसको भी क्लियर करते हैं। ऐसा है ना, जैसे देखिए ये बोतल, ठीक है, ये बोतल समझो एक अपरेटस है, पानी रखने का एक डिवाइस है ना। तो बोतल एक डिवाइस हो गया और ये कितना पानी रख सकता है, कितना इसका क्षमता है पानी रखने का, वो समझो इस बोतल का प्रॉपर्टी हो गया। तो वैसे ही कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है। और पूछा जाए कैपेसिटेंस क्या है, तो बोलेंगे कैपेसिटेंस जो है वो उसका एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। यानी कि स्टोर करने का जो क्षमता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, बट कैपेसिटर इज ए सिंपल डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, है ना। तो देखिए बोतल क्या है, डिवाइस है, और बोतल कितना पानी रख सकता है, मान लो ये 1 लीटर पानी रख सकता है, बोलेंगे इसका क्षमता 1 लीटर है, ठीक ना। अच्छा एक बात और, बोतल में जो है ना कोई कहेगा आधा पानी है, अब बोलो इसका क्षमता कितना है, तो बोलेंगे देखो आधा पानी हो चाहे पूरा पानी हो या पानी ना हो, क्षमता तो इसका 1 लीटर, ये लिखा रहेगा ना भाई इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर वाला बोतल है, पानी भरो चाहे मत भरो। तो खैर ये क्यों बात की है ये आगे भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि अगर कैपेसिटर के बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्जेज। और ये यूज में कहाँ लाया जाता है, it is used in fan, AC, motor, camera flash, etc. ठीक ना। ये सब बहुत सारे डिवाइसेज हैं, मतलब हम कुछ ही का नाम लिखे हैं। तो ये सब में ये यूज में लाया जाता है और बतलाए भी इसका यूज स्टार्ट में जनरली रहता है। मोटर को चलाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ता है करंट का, और वो जो सिंपल करंट है ना वो उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो हम लोग कैपेसिटर के हेल्प से, कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके और उसको सडनली सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये आप जानेंगे, यहाँ पे देखो स्टार दे करके लिख दे रहे हैं कि some devices requires high electric current, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर टू स्टार्ट, ठीक ना। स्टार्ट करने के लिए जो है कुछ डिवाइसेज को, जैसे मोटर को, फैन को, एसी को, खुद को स्टार्ट करने के लिए हाई इलेक्ट्रिक करंट का ज़रूरत होता है। और वहीं पे कैपेसिटर जो क्या करता है, वो एनर्जी को जो है सडनली सप्लाई करके उस मोटर को स्टार्ट कर देता है। यानी ये बात बोल सकते हो कैपेसिटर सप्लाइज एनर्जी सडनली
या एट वंस बोलो, ठीक ना। एनर्जी को स्टोर किया और उसको जो है वो क्या किया, अचानक सप्लाई कर दिया और इस तरह से जो है उसको हाई करंट मिल जाता है और मोटर स्टार्ट हो जाता है। खैर इस सब का यूज हम लोग सीखेंगे। देखिए आगे हम लोग को बहुत कुछ सीखना है ना। अभी जैसे आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेजिस्टर, फिर पढ़ेंगे इंडक्टर, फिर हम लोग आरसी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर मिला के, एलसीआर सर्किट। लेकिन वो सब बोल करके हम आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाह रहे हैं। जो पढ़ना वो पढ़ना, वो आगे पढ़ेंगे। हाँ एक बात जरूर जानेंगे कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का ज़रूरत आपको 12th में भी है, क्योंकि 12th में लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इससे बहुत क्वेश्चन। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो समझ ले कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 से आपको लगभग जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा ही जाता है। यानी आप जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसका बहुत यूज होने वाला है। इसमें ज़रा भी स्लैकनेस नहीं बरतना है। और ये भी याद रखेंगे, ये चैप्टर पढ़े रहेंगे ना तो अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें रजिस्टर वगैरह मिलेगा, रेजिस्टेंस का बात होगा, तो जो यहाँ ग्रुपिंग पढ़ेंगे वैसे ही ग्रुपिंग वहाँ पर पढ़ेंगे, तो उसका यूज होगा। तो पहले तो हम लोग क्या करें कि इस बात को जो है ना एक पॉज करके देखिए। एक बात याद करिएगा, अगर मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करेंगे, वहीं पे बटन को पॉज करेंगे, आप पॉज करके उसको लिख लेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो ये तो हम लोग कैपेसिटर का डिफिनीशन पढ़े। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि कैपेसिटर को डिजाइन कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या है, क्या कोई सिंगल कंडक्टर है वो भी क्या कैपेसिटर का काम करता है, वो भी क्या एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो भी क्या चार्ज को स्टोर कर सकता है। चलिए अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये सिंगल कंडक्टर है, मान लीजिए ये रिमोट जो है ना, सपोज करो मेटल का बना हुआ, कंडक्टिंग बॉडी का बना हुआ। तो सोचो तो इसको भी हम चार्ज सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये भी चार्ज कुछ कंटेन कर सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल कंटेन कर सकता है। यानी कि इसमें भी कुछ एबिलिटी है, कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने का। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कोई कंडक्टर का मुझे कैपेसिटेंस डिफाइन करना हो या कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस डिफाइन करना हो, तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे इट इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, या इसी में आप बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेज। कैपेसिटेंस जो है एक तरह से उसका कैपेसिटी है, क्षमता है, एबिलिटी है, जो उसको एनर्जी स्टोर करने के लिए चाहिए। यानी कि जितने ज़्यादा अगर उसका कैपेसिटेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेज, ठीक ना। चलो अब जो है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर के रोल में आ सकता है, तो बोलेंगे कि हाँ आ सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर हम जब बुक पढ़ते हैं ना तो बुक में लिखा रहता है कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, एक पे प्लस चार्ज दूसरे पे माइनस चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल वो सब पे भी आएंगे, वही आइडियल कैपेसिटर है। लेकिन कोई कहे क्या सिंगल कंडक्टर भी एनर्जी गेन कर सकता है, क्या ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ये भी चार्ज को जो है कंटेन कर सकता है, बोलेंगे बिल्कुल कर सकता है। तो कहेंगे इसमें 2 प्लेट तो नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा प्लेट हम लोग मान लेते हैं इन्फिनिटी पर है, वो अलग बात है। लेकिन अभी देखिए जो बात समझाने की कोशिश करें उसको समझिएगा ध्यान से। जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक ना, मान लो इसको हम Q चार्ज दे दिए। याद करें आप पिछले क्लासेज में, मतलब पोटेंशियल का जब लेक्चर देखे होंगे तो उसमें जो है पढ़े होंगे कि चाहे हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो कितने के इक्वल होता है। याद करें, यही ना फॉर्मूला पढ़े थे। यानी कि चार्ज जितना ही ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा।
यानी कोई भी कंडक्टर पे जितने ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल वो कंटेन करता है, उतना ही उसका वोल्टेज पोटेंशियल ज़्यादा होता है। यानी आप बोल सकते हैं इस तरह से, बोलेंगे कि व्हेन चार्ज ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, चार्ज ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। ठीक ना, पोटेंशियल इसका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? चलो फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं, आपको फॉर्मूला तो ये मालूम है। चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, एंड इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम लोग एक कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक ना, और इस कांस्टेंट को हम लोग C बोलते हैं। बोलेंगे यानी C क्या हो गया? Q/V। थोड़ा समझना बात को। बोलेंगे क्या? C इज अ कांस्टेंट which is called capacitance of the conductor और कैपेसिटर। मतलब कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो भी अपने आप में एक कैपेसिटर है। यानी आप एक सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर बोल सकते हैं। ये अलग बात है कि आगे सिखाएंगे कि जो आइडियल कैपेसिटर है वो कैसे डिजाइन किया जाता है, उसमें एक से ज़्यादा प्लेट होता है। यानी कि अगर कैपेसिटेंस निकालना हो किसी कंडक्टर का तो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है? तो उस पर चार्ज कितना है और उसका पोटेंशियल कितना, ये दो चीज़ मालूम हो जाए तो इसके रेशियो को ही ना हम लोग कैपेसिटेंस बोले। अब चलिए, अब कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि सर चार्ज को जब इंक्रीज करेंगे तब सी भी बढ़ेगा। नहीं, लगता नहीं है। क्यू बढ़ाओगे तो सी बढ़ेगा, अब भी बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ाओगे तो सी घटेगा, पोटेंशियल घटाओगे तो सी बढ़ेगा। एकदम सुनने में लग रहा है कि एकदम सही बात है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात। आप ये जानेंगे कि ये जो सी है ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। आइए फिर से उसी एग्जाम्पल पे आते हैं, वही बोतल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये जो बोतल है पानी रखने के लिए, पानी इसमें रखो चाहे मत रखो, क्या इसका क्षमता अलग हो जाएगा? ये लिखा हुआ है ना इसका क्षमता क्या है। अब मान लो लिखा हुआ है ना कि ये व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर, मान लो कोई आदमी है जो 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता है आसानी से, वो उसका क्षमता है। कहेगा वो बैठा हुआ है, अब बोलो कितना क्षमता है? बोलेंगे बैठे और चलने से क्या लेना देना है, उसका वो क्षमता है। वैसे ही ये बोतल में पानी हो चाहे मत हो, कोई कंडक्टर पे चार्ज हो चाहे मत हो, उसका क्षमता क्या है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? सी। यानी सी को जो है ना कोई लेना देना नहीं है कि चार्ज उस पर कितना है या पोटेंशियल उसका कितना है। अब चलिए, आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अब आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, सर चार्ज बढ़ेगा तो सी को बढ़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन सही बात क्या है जानते हो? चार्ज बढ़ेगा ना तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। रेशियो जो कहते हैं, अगर इसको दुगना करोगे, जैसे मान लो चार्ज को तुम डबल कर दिया, 2Q कर दिया, तो पोटेंशियल भी डबल हो जाता है। 2 कट करके फिर से क्या हो जाता है? Q/V हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर समझना, बहुत बार जो है ना टीचर लोग भी ऐसा समझा देते हैं कि स्टूडेंट कुछ गलत समझ लेते हैं बात को। वो कुछ लोग बोल भी देता है ना, भी बढ़ाओगे सी घटेगा। सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भी का, चाहे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोलेंगे क्या कि सी डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो आप कहिएगा तो डिपेंड क्या चीज़ पर करता है? बोलेंगे डिपेंड करता है
वो भी आगे डेराइव करेंगे, लेकिन फिलहाल समझो डिपेंड करता है कि कंडक्टर का शेप कैसा है, साइज कैसा है। जितने बड़ा कंडक्टर होगा उसका चार्ज स्टोर करने का क्षमता उतना ही ज़्यादा होता है ना। मतलब कि अगर मुझसे कोई कहे कि इस स्फेरिकल कंडक्टर का आप कैपेसिटेंस निकालें, आगे निकालेंगे फिर कैपेसिटेंस निकालें, तो बोलेंगे कि देखो इसमें करना क्या है, इसको कुछ चार्ज दे दो, दे दिए, देख लो इसका पोटेंशियल क्या है, Q में V से डिवाइड कर दो, जो C का वैल्यू आएगा वो कैपेसिटेंस होगा, आगे वो डेराइव करेंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन है कि क्या किसी कंडक्टर को मेरा जितना मर्जी होगा क्या उतना चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, जितना मर्जी हुआ उतना चार्ज क्या दे सकते हैं? तो नहीं, एक लिमिट के बाद वो चार्ज लेगा ही नहीं। तो क्यों चार्ज लेना बंद करता है, इस सब पर आगे बात करते हैं। तब तक पहले आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके वीडियो को लिख लें। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्या किसी कंडक्टर को जितना मर्जी हो उतना चार्ज दे सकते हैं क्या? तो शायद नहीं। तो क्यों? आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी कंडक्टर को, मान लो स्फेरिकल कंडक्टर लिए हैं, रेडियस r, सपोज करो Q चार्ज दिए हैं, ये चार्ज जो है ना इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। याद करो गॉस लॉ चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, इतना तो मालूम है ना, इसके चारों ओर लाइंस ऑफ फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज है, पढ़े हुए हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जी? सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। नहीं, यही ना पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और ये क्या बता रहा है, चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। कंडक्टर पे जितने ज़्यादा चार्ज होगा ना, इसके नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से होता क्या है? तो आइए अब थोड़ा सा मैटर चेंज करते हैं, फिर इस पे पहुँचे। अच्छा एक बात बतलाइए, एयर जो है वो इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? तो जाहिर है एयर इंसुलेटर है। एयर में तो आसानी से करंट पास करता नहीं है। अब सोचो अगर एयर में करंट पास कर रहा होता तो क्या होता है, रोड पे जो है ना ओपन वायर रहता है, रोड पे चलने वाला आदमी अगर एयर कंडक्टिंग होता, डायरेक्ट करंट पास करता, समझ ही रहे हो आदमी को क्या होता। यानी कि एयर इंसुलेटर है। ठीक है, एयर तो भाई इंसुलेटर है। तो एयर का चर्चा कैसे करने लगे, आप तो बात कर रहे थे इसका। ठीक है, देखो मान लो इस रीजन में एयर मौजूद है, सपोज करना, बढ़िया से सीखना। अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, या कहो कि इस रीजन में, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इस स्पेस में एयर भी मौजूद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है जानते हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाता है अपने अपोजिट में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगाएगा, और पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी ये क्या करेगा एयर कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इधर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा, दूर भगाएगा। तो जो एयर मॉलिक्यूल है, चलो मान लो यहाँ पर हम एक एयर मॉलिक्यूल, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। ये क्या किया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसके पॉजिटिव चार्ज को पुश कर दिया, है ना। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस को ढकेल देता है और माइनस को इधर खींच लेता है। यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज पर उधर ही फोर्स लगता है और निगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट में। तो सोचो तो, जो पहले पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह था,
जैसे अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो ऐसे को नॉन पोलर बोलते हैं। और हम लोग भी जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ेंगे ना, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अभी तो हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो कुछ बात मुझे उस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का ही है, लेकिन वो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा और क्यों नहीं ले पाता, एक लिमिट तक ही क्यों चार्ज लेता है। इसलिए आइए पहले इस पर हम लोग, तो देखो पहले पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह था, मान लो ये नॉन पोलर था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखे, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट किया, निगेटिव इधर शिफ्ट किया, इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब कि ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी किस में बदल गया, पोलर मॉलिक्यूल में। अब थोड़ा समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को और बढ़ा दिए, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा दिए, तब क्या होगा, ये प्लस चार्ज को और पुश करेगा, माइनस को और पुश करेगा। थोड़ा चलो अब बड़ा बना लेते हैं, प्लस और माइनस। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिए, तो अब एक समय ऐसा आता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और एयर में भी करंट पास करने लगता है। यानी याद रखना, एयर इंसुलेटर के रोल में होता है नॉर्मल स्टेज में ही, लेकिन अगर वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे वैल्यू है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, तब एयर कंडक्टिंग हो जाता है, उसमें करंट पास करने लगता है ना, तब उससे भी शॉक लग सकता है। यानी बहुत बार होता है ना कि बहुत हाई वोल्टेज है, बस नज़दीक ही गए और हमको झटका महसूस हो गया। बहुत जगह ऐसा होता है, हाई वोल्टेज जहाँ भी रहेगा तो वहाँ के नज़दीक का एयर भी क्या होता है, कंडक्टिंग हो जाता है। तो याद रखना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एयर को भी रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर या इससे ज़्यादा होता है, तो एयर में भी करंट पास करने लगता है। तो बोलेंगे ठीक है, करंट पास करने लगता है तो क्या होगा, तो बोलेंगे ठीक है, वो यही बात यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जो है एक बात और जो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर बोलते हैं। कोई पूछे ना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है जी, तो बोलेंगे ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कोई भी मीडियम के उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बोलते हैं जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है, उसमें करंट पास करने लगे। कोई पूछे एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो बोलेंगे 3 × 10⁻6 वोल्ट, कारण कि इतना अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में देंगे ना तो करंट पास करने लगेगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि वो तो ठीक है, आप एयर का बात करने लगे रहे, कभी इधर बात करने लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। सोचो तो ये कंडक्टर है, क्यू चार्ज दिए, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम कहे एक काम करो ना, और चार्ज दे दो, थोड़ा और चार्ज दे दो, क्या होगा, चार्ज बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाओ, चार्ज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े, चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहे कि बढ़ने से क्या दिक्कत है आपको, बोलेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इतना हो गया तो इसके नज़दीक में जो एयर है चारों तरफ क्या हो जाएगा जी, तब जो है ना ये एयर कंडक्टिंग हो जाएगा। और अब इसके बाद ही चार्ज लेने वाला नहीं है, तो कहे कंडक्टिंग होने से चार्ज काहे नहीं लेगा, बोलेंगे देखो होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो माइनस इधर भागा प्लस इधर भागा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एयर मॉलिक्यूल से अलग होना शुरू हो गया। तो वैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू पर पहुंचेगा, इससे ज़्यादा होगा, तो एयर का जो इलेक्ट्रॉन है ना अपने ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। आइए अपने है पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा है निगेटिवली चार्ज, तो बतलाओ तो कुछ इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं। जैसे मान लो इस पर 50 कूलम चार्ज है
प्लस में प्लस 50 कूलम चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन आ गया -10 कूलम चार्ज लेकर के, तो इसके पास बच गया कितना, 40 कूलम। यानी कि अब तुम लाख चाहो कि इसको और चार्ज दें और चार्ज दें, लेकिन जब भी तुम चार्ज दोगे वो एयर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने आप को 40 कूलम पर बना के रखेगा। यानी लाख कोशिश करो, अब तुम चार्ज को बढ़ा ही नहीं पाओगे। बढ़ा भी दोगे तो वो एयर के थ्रू जो है ना चार्ज को स्केप कर लेगा, या ये कहो एयर के निगेटिव चार्ज को अपने और अट्रैक्ट कर लेगा और अपने वैल्यू को फिर से वही बना लेगा। यानी एक बात तो समझ गया ना कि कोई भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिस स्टेज के बाद वो चार्ज को गेन नहीं करेगा, क्योंकि उसके नज़दीक का जो सराउंडिंग मीडियम जो भी है वो कंडक्टिंग जब हो जाता है, तो जो भी इस पर चार्ज दोगे, बोलने के लिए हम लोग ये बोल देते हैं इसका चार्ज जंप करके किस में चला गया, एयर में। हम लोग ऐसे सोचते हैं भाई हम 50 कूलम दिए थे, 40 कूलम बच गया है, तो 10 कूलम कहाँ चला गया, एयर में। लेकिन सही बात ये नहीं होता, एयर में जम करके जाता नहीं है, बल्कि एयर के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ले लेता है और -10 कूलम ले लिया, और 50 कूलम आप दिए हुए थे तो 40 कूलम बच गया। ठीक है, वैसे बोलचाल के भाषा में हम लोग ये बोल देते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर को चार्ज देते जाओगे तो क्या होगा, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसके नज़दीक का जो एयर है, ठीक ना, सराउंडिंग में जो एयर है वो कंडक्टिंग हो जाता है, और कंडक्टर का चार्ज जो है एयर में जंप करने लगता है, स्केप करने लगता है। और उसी फेनोमेनन का एक बहुत भयंकर नाम है जो आजकल नाम से आप परिचित हैं, जिसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, है ना, कोरोना डिस्चार्ज। ये अलग बात है कि कोरोना के प्रकोप में ही हम लोग एक टर्म को पढ़ रहे हैं जिसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। कोरोना डिस्चार्ज क्या है, तो बोलेंगे कोरोना डिस्चार्ज उस फेनोमेनन को बोलेंगे जिसमें जब कंडक्टर से चार्ज जो है वो जंप करके किस में जाने लगा, एयर में जाने लगा, उस फेनोमेनन को बोलते हैं। तो देखो ये जो बात सिखाए ना, ये केवल नॉलेज के लिए सिखाएं, ठीक ना, ये नॉलेज के लिए सिखाए हैं कि कोई भी कंडक्टर को आप बहुत ज़्यादा चार्ज क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज देंगे तो एक स्टेज के बाद समझो उसका चार्ज जो है जंप करके एयर में जाने लगा। फिर बात बोल रहे हैं जंप करके एयर में जाने लगा, कभी कभी कोई आपसे कंप्लेन करे क्या वास्तव में चार्ज जंप करके एयर में जाता है, बोलेंगे नहीं, एयर का ही निगेटिव चार्ज आके इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन चूंकि इसका चार्ज घट जाता है तो इसको हम लोग जनरली बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि इसका चार्ज जंप करके किधर चला गया, एयर में। यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा आप चार्ज को नहीं दे सकते हैं, और उम्मीद है आप इसको पूरी तरह से समझे होंगे। अब जो है ना आप क्या करें कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और एक बात समझ लीजिए, ये कहीं कोई एग्जाम में लिखने के लिए तो नहीं है, ये समझने के लिए। तो जो बात आप समझे ना अपने ढंग से, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, आराम से ऐसे लिखेंगे क्या कि कोई भी कंडक्टर को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो एक लिमिट के बाद वो चार्ज लेना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि उसके नज़दीक में वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, और वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण उसका सराउंडिंग कंडक्टिंग हो जाता है। तब तो उसको जो भी चार्ज देते हैं वो चार्ज जंप करके एयर में जाने लगता है। इसलिए जो है ना एक लिमिट के बाद उसको चार्ज नहीं दे सकते हैं, और जो कंडक्टर जितने ज़्यादा चार्ज कंटेन करेगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और कैपेसिटेंस निकालेंगे कैसे, आगे पढ़ते हैं, तब तक इसको लिखें। तो अब हम लोग सीखते हैं ना कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ठीक ना। टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ए स्फेरिकल कंडक्टर। देखो हम कैपेसिटर लिखने से भी बच रहे हैं, क्योंकि जो आइडियल स्फेरिकल कैपेसिटर होता है ना वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि कैपेसिटर में मेनली 2 प्लेट होता है, और अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना वो सिंगल के लिए कर रहे हैं। हालांकि आप सिंगल के लिए भी कैपेसिटर बोल देंगे ना तो उसको टेक्निकली गलत नहीं माना जाता है, लेकिन अभी हम उसको कंडक्टर ही बोलते हैं। टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक। तो देखो जी एक स्फेयर है, मान लो इसको +Q चार्ज दे दिए, इसका रेडियस है R,
चार्ज जो भी देंगे इसके सरफेस पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? अब जो है आपसे कहा गया इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा तो बोलेंगे भाई कैपेसिटेंस होता है Q/V। तो V क्या होगा तो V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। देखो Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो तो ये कैपेसिटेंस क्या बता रहा है, बोलेंगे कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। यानी जितने बड़ा रेडियस का कंडक्टर होगा, जितना ही साइज बड़ा होगा, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और एप्सिलॉन नॉट से समझ ही रहे हैं, ये तो परमिटिविटी होता है ना मीडियम के लिए, स्पेशली वैक्यूम या एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। अदर मीडियम रहता है तो उसको हम लोग केवल एप्सिलॉन सिंबल से या उसमें हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी टर्म को यूज करते थे। खैर मतलब कि आप ये बोलेंगे दैट इज कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप and size of conductor. It also depends on medium, ठीक ना, किस मीडियम में रखा गया है उस पे भी यानी ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे शेप एंड साइज का मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हैं यहां ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, किस तरह का बनावट है। जैसे स्फेरिकल शेप है, कोई दूसरा शेप होता तो अलग होता, तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ठीक है। क्या सीखें कि स्फेयर अगर होगा, मेटल स्फेयर होगा, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा एक चीज देखो तो कि क्या इसमें चार्ज का पोटेंशियल का कोई रोल है, नहीं ना, रेडियस का रोल है, मीडियम का रोल है। मतलब कि एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, है ना। उल्टा पुल्टा नहीं बोलने लगना है, V घटेगा C बढ़ेगा, V बढ़ेगा C घटेगा, ये सब नहीं बोलना है, समझ गए। क्योंकि ये जो भी रिजल्ट आया उसको चार्ज और पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करें, इसका एक पहले पॉज करके इस वीडियो को पहले लिख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग सीखे कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा। अब हम लोग आगे जो सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुने, आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं, अक्सर जो 12th के एग्जाम में पूछ देता है ना, भाई कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि कितना रेडियस का कितना बड़ा हम स्फेरिकल कंडक्टर लें जिससे कि उसका कैपेसिटेंस एक सर्टेन वैल्यू का हो। उस पे आते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग यूनिट और डायमेंशन को चर्चा करते हैं। जैसे क्या पढ़े, C = Q/V, यही ना फॉर्मूला होता है। चलो यहाँ स्टार दे दे रहे, C = Q/V। पूछा जाए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, भाई कैपेसिटेंस को कैसे मेजर करेंगे, तो चार्ज को क्या यूनिट होता है, कूलम्ब होता है, और ये V जो है तो वोल्ट होता है, ठीक ना। तो क्या हो गया यूनिट, कूलम्ब पर वोल्ट। इस कूलम्ब पर वोल्ट को ही हम लोग, अब देखो प्रोनाउंसिएशन जो है ना अलग अलग है, तो हम लोग इसी को फैरेड भी बोलते हैं या फैराड भी बोलते हैं। अब उस पर बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में सीधे हम लोग फैराड ही अक्सर यूज करेंगे। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज
कूलम्ब पर वोल्ट और फैराड। और डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या, ठीक ना, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या। तो क्या होता है, ये Q बाई वी ना, C का फॉर्मूला Q बाई वी। एक चीज देखो तो हम ऐसे करते हैं, Q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q भी, ठीक ना, Q स्क्वायर डिवाइड, देखो तो Q से ऊपर नीचे, क्योंकि आप ये काहे के लिए कर लिए, देखो इससे क्या पता चलेगा, Q इंटू भी जो होता है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये एनर्जी का यूनिट हो जाता है, वर्क बोल सकते हैं ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क बोलते थे ना, तो वर्क क्या हो जाता है, जूल। और ये Q स्क्वायर है, तो Q को तो कूलम्ब बोलते हैं। या याद करें, चार्ज का जो डायमेंशनल इक्वेशन आप पढ़े थे, तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या पढ़े थे चार्ज के लिए, एम्पियर सेकेंड, नहीं, चार्ज का यूनिट हम लोग एम्पियर सेकेंड या आई इंटू टी बोलते थे, यूनिट बोलते थे एम्पियर सेकेंड, डायमेंशनल इक्वेशन आई इंटू टी। तो देखो इसी फॉर्मूला के हेल्प से लिख रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या भाई, Q है, Q का डायमेंशनल इक्वेशन एम्पियर इंटू सेकेंड यूनिट होता है आई इंटू टी, एम्पियर को कैपिटल आई से डिनोट कर दिया, इंटू टी स्क्वायर। और नीचे क्या है जी, ये जूल है, तो m l पावर 2 t पावर -2, देखो तो m को ऊपर ले जाएंगे पावर -1, l को ऊपर ले जाएंगे पावर -2, t को ऊपर ले जाएंगे पावर 4 और i पे पावर 2। देख लो इसको फिर से एक बार, क्या बोले, अगर कैपेसिटेंस का डायमेंशनल इक्वेशन निकालना तो आप फार्मूला जानते हैं, Q बाई वी होता है, Q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, Q स्क्वायर बाई Q भी, और Q तो होता है एम्पियर सेकेंड, तो I इंटू टी, और जूल के लिए डायमेंशनल इक्वेशन यानी वर्क एनर्जी के लिए ये होता है। अब इसी को हम लोग अरेंज करके लिख लिए, उम्मीद है ये आप समझे होंगे। और ये सब क्वेश्चन जो है ना 12th में बार बार पूछा जाता है, इसका यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड। और अब जो है मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुनिएगा, जो एक बात और भी सिखाना है इसमें, चूँकि यूनिट में जैसे आप फैराड बोले ना कैपेसिटेंस का यूनिट, तो याद रखिएगा कि जब आप कैपेसिटेंस मेजर करते हैं ना, तो कैपेसिटेंस मेजर करते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, तो अक्सर हम लोग ऐसे मेजर करते हैं, 1 मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पीको फैराड। तो जैसे 1 मिली फैराड, तो मिली क्या हो गया, 10 टू द पावर -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड 1 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। नैनो बोल दिया जाए 1 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराड। पीको फैराड 1 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, है ना। यानी कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट तो क्या हो गया, फैराड बोले ना, कि कोई फैरेड भी बोलता है। अब चलिए जो प्रोनाउंसिएशन हो हम लोग फैराड ही बोलेंगे, तो कैपेसिटेंस का यूनिट जो है फैराड बोलेंगे, ऐसा यूनिट। कूलम्ब पर वोल्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली जो मेजरमेंट होता है ना वो इस तरह से है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करें, इसको पॉज करके लिख लीजिए, तब मुझे एक क्वेश्चन और इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन पहले से लिख दिए, फाइंड रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर हुज कैपेसिटेंस इज 2 मिली फैराड। 2 मिली फैराड, समझ रहे हैं ना, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 फैराड, मतलब बहुत कम कैपेसिटेंस है। लेकिन इतना कैपेसिटेंस के लिए मुझे कितना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर लेना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, अभी उसका फॉर्मूला पढ़े हैं ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, आर कितना, तो आर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, है ना। थोड़ा देखना,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? तो 9 × 10⁹ होता है, पढ़े थे ना। और C कितना है जी? 2 मिली फेराड, 2 मिली 2 × 10⁻⁻3। तो चलो रेडियस निकल गया इतना मीटर, क्या आया थोड़ा देख लो ना, 18 × 10⁻6 मीटर। अगर किलोमीटर में बदलें 18,000 किलोमीटर। थोड़ा बढ़िया से देखिए, क्या 18,000 किलोमीटर 1000 से डिवाइड ना कर दिए। थोड़ा सोचो तो 18,000 किलोमीटर रेडियस का कंडक्टर, मतलब कि हम लोगों का जो अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना है? 6,400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और 2 मिली फेराड कैपेसिटेंस को ऑब्टेंड करने के लिए कितना बड़ा कंडक्टर चाहिए? उसका रेडियस 18,000 किलोमीटर। मतलब कि ऐसा कंडक्टर जिसमें 2-3 अर्थ जो है इंटर कर जाए। अब बतलाओ तो क्या ये प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल है? अब हम लोगों को फैन में लगाना है कैपेसिटर, मान लो 2 मिली फेराड के कैपेसिटर लगाना है, और कैपेसिटर का साइज जो है अर्थ से 2.5 गुना 3 गुना बड़ा है। अब बतलाओ तो फिर फैन का साइज कितना बड़ा रखना होगा? इसका कोई मतलब है क्या? इससे हम लोग क्या सीखे कि भाई साइज को बड़ा करके कैपेसिटेंस को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा वैल्यू 2 मिली फेराड जो है कैपेसिटेंस को गेन करने के लिए मुझे जो कंडक्टर चाहिए वो इतना बड़ा है जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। यानी इस मेथड से हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिंगल कंडक्टर के कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, है ना। प्रैक्टिकली कभी संभव नहीं है। तब अब हम लोगों को आना है कि भाई डिज़ाइन कैसे करें, कैपेसिटर को आखिर डिज़ाइन कैसे करें कि वो कम ही जगह में ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सके। तो आप समझ गए ना कि सिंगल कंडक्टर के पास कैपेसिटी तो है, यानी कैपेसिटेंस तो है, एनर्जी स्टोर तो कर सकता है, लेकिन बहुत कम वैल्यू को भी स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा शेप चाहिए। यानी ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो इसलिए अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर को एक्चुअली डिजाइन कैसे करेंगे, क्यों 2 प्लेट लेते हैं, ये सब का जो चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यानी अगले क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे कि आइडियल कैपेसिटर क्या है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या है, उसके कैपेसिटेंस को कैसे निकालते हैं। आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। उम्मीद है आप सब सीखे होंगे। थैंक यू।